एक 25,000 की सैलरीड पर्सन या 30,000 का सैलरीड पर्सन ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करेगा? और अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले, बिल्कुल, और उसके बाद एक SIP शुरू करें ताकि कॉर्पस बढ़े। और अगर पैसा बचता है फिर भी तो उसको कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी फंड में भी रखें, वो FD हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर अगर इक्विटी में रखेगा तो अच्छा रहेगा। हेल्थ केयर बहुत महंगा है। आप देखें कि एक दिन 2 दिन की अगर हम सिर्फ एक डेंगू के लिए भी अगर हम एडमिट हो जाएं तो लाख रुपए से कम का नहीं लगता। बिल्कुल। वैसे भी इंश्योरेंस हेल्दी पीपल के लिए, हेल्दी लोग जो होते हैं उन्हीं को दी जाती है, बिकॉज अनसर्टेनिटी आज की डेट में किसी को नहीं पता है। लाइफ नहीं रही तो उनका भरण पोषण कौन करेगा? मैं कोई पेंशन प्लान ले सकता हूँ जिसमें कि मेरे को एक एज के बाद मुझे पेंशन शुरू हो जाए, सो दैट आई विल नॉट बी डिपेंडेंट टू एनीबडी। वेलकम, यू आर वाचिंग द लोटस और आज का ये खास टॉपिक होने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। अभी तक में हमने इन दोनों टॉपिक्स को इंडिविजुअली कवर किया है और इसके प्रोज एंड कॉन्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने चर्चा की थी। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम दोनों को मिलाकर एक बेहद ही खास और बेहद ही जानकारी पूर्ण एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपको ये समझ आएगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और इस पर खास चर्चा के लिए अभी हम मौजूद हैं फाइनेंस के इस ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं अनिमेश कुमार जी जो कि एक्सपर्ट्स हैं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सभी चीज़ों में हम एक तरीके से कह सकते हैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, वेलकम। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा कि आप लगातार जो लोग हैं वो आपके पास आते होंगे इंश्योरेंस के सवाल पूछने के लिए, इंश्योरेंस को किस तरीके से आप आम भाषा में लोगों को समझाते हैं? देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसी कंसेप्ट है जिसमें हम अपने फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है। तो इंश्योरेंस लाइफ भी हो सकती है, लाइफ का इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, हेल्थ इंश्योरेंस है। और इस चीज़ को समझना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। बिल्कुल। यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने इंश्योरेंस के जो प्लान्स होते हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट से जोड़ देते हैं। उनको लगता है कि मैं जो भी पैसा दे रहा हूँ उसमें मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल। बट बेसिकली अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली के लिए मानते हैं तो आपको इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप अपनी वैल्यू कितनी काउंट करते हैं, या आप ये चाहते हैं कि मेरे परिवार को मेरे बाद सपोज समथिंग हैपन्स टू मी तो उनकी जो लाइफस्टाइल आज है वो एक्चुअली में उतनी ही रहे, वैसे ही चले, तो उसके लिए मैं क्या प्रोविजन करना चाहता हूँ, कितना प्रोविजन करना चाहता हूँ। ठीक है। तो जैसे दो टॉपिक हैं लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, विच वन इज मोस्ट इफेक्टिव और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? देखिए, जब हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं और फैमिली के साथ रह रहे हैं तो सबसे पहले दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बट अगर मैं नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो बेहतर है कि हम पहले अपने लिए लाइफ और मेडिक्लेम दोनों ही कवर करें, दोनों ही कवर किया जाए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो वो हमें लायबिलिटी ना लगे, वो कहीं ना कहीं से कवर हो जाए। ओके। एक सही एज क्या होती है हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए? लाइफ के लिए तो आप कह सकते हैं कि व्हेनेवर यू हैव स्टार्टेड अर्निंग एंड यू हैव सम डिपेंडेंट्स तो आपको लाइफ इंश्योरेंस तो रखना ही चाहिए। ठीक है। मेडिक्लेम की बात करें तो वो तो जब भी चाहिए हमें, जब भी हम पैदा हो गए तो उसके बाद से ही चाहिए, तो वो हमारे जो फैमिली मेंबर्स जो बड़े हैं, एल्डर हैं, वो हमारे लिए कवर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। बिल्कुल। और एलिमेंट्स, डिजीज और इवन जैसे कोविड आया तो वो किसी को नहीं पता था, तो उसमें जो एक्सपेंसेस इस तरह के आएंगे उनको हम कैसे कवर करेंगे, तो वो तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग इंश्योरेंस लेने से मना कर देते हैं, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस फॉर लॉन्ग टाइम। सो ऐसे क्या केसेस हैं आपके पास कि आप बताएं कि क्यों मना कर देते हैं लोग? लोगों को शायद सबकॉन्शियस में ये रहता है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, या तो वो ये सोच के नहीं लेते हैं, राइट। या फिर उनको लगता है कि मेरे पास इतने असेट्स हैं कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से हम जितने भी फिक्स्ड असेट्स अपने बनाते हैं, अगर हम देखें तो उनको डिस्पोज करके तो हम कभी भी अपनी ये वाली लायबिलिटियां पूरी नहीं करेंगे। बिल्कुल। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा परिवार हमारी बनाई हुई उन चीज़ों को बेचे सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए।
तो क्यों ना एक ऐसा लिक्विड फंड्स या कुछ भी ऐसा अरेंज किया जाए जी जिससे कि उनकी आने वाली लाइफ चाहे वो लॉन्गेविटी की वाली हो या चाहे वो मेडिकल असिस्टेंस के लिए हो जी वो कवर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हुए आज सबको पता है कि हेल्थ बहुत महंगा है, बिल्कुल हेल्थ केयर बहुत महंगा है। आप देखें कि एक दिन 2 दिन के अगर हम सिर्फ एक डेंगू के लिए भी अगर हम एडमिट हो जाएं तो लाख रुपए से कम का नहीं लगता है। नहीं लगता, बिल्कुल। तो वो तो कवर होना ही चाहिए। ओके तो जैसे आपने कहा कि 1 से 1.5 लाख रुपए तक सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर में चला जाता है, तो इज इट पॉसिबल कि सारा जो खर्च है, जितना भी टोटल हॉस्पिटल का खर्च है, चाहे वो मेडिसिन से लेकर सारे इंजेक्शन तक, वो सभी कंपनी बियर करती है? बिल्कुल करती है। तो वो किस तरीके का इंश्योरेंस होता है? एक्चुअली देखिए, कंपनियां जब भी कुछ देती हैं हर चीज की एक कॉस्ट होती है। ठीक है। आप किस तरह का प्लान चूज कर रहे हैं, आप किस कंपनी का प्लान चूज कर रहे हैं, ठीक है। उनके बड़े बड़े अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं। तो आप क्या चूज कर रहे हैं वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे 100% कैशलेस के भी पॉलिसीज हैं और मोस्टली अब सब कंपनियां दे रही हैं। ठीक है। तो हमें वही चूज करना चाहिए। अनलेस क्या होता है कि मैंने प्लान लिया 10 लाख रुपए का और उसमें मेरे को क्लेम मिला और उसमें कुछ को पेमेंट हो गया, तो हमें लगेगा कि कंपनी खराब है, वो हमें पैसा नहीं देती है। बट उसके लिए कुछ राइडर्स होते हैं या कुछ इनबिल्ट राइडर्स भी होते हैं जो हमें कंपनियां अपने प्लान में देती हैं। अगर हमने वो चूज किया है तो हमें 100% कैशलेस मिलेगा। ठीक है। और अगर हमने वो चूज नहीं किया है तो हमें वो देना पड़ेगा। ओके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है जब हम साइन कर रहे होते हैं उस पेपर पे, इंश्योरेंस के पेपर्स पे, वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें ये चेक करना होता है ये कंपनी, भाई हमें कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है। अगर वो हमने डिस्पोज नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, तो क्या होगा कि वो फिर एक तरह से फ्रॉडुलेंट हो गया। कंपनी के लिए भी ये रहा कि मैं असेस कैसे करूं कि आपको मैं कितना रिस्क दे सकता हूं। राइट। तो उन्होंने आप अगर सच बोलते हैं, आप सब कुछ बताते हैं, तो देयर आर प्लान्स कि सब कुछ कवर होता है। ठीक है। और वैसे भी इंश्योरेंस हेल्दी पीपल के लिए, हेल्दी लोग जो होते हैं उन्हीं को दी जाती है। ओके। और उसके बाद अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है, आपने अपनी सारी चीजें सही बताई हैं, आपने ये भी चेक किया है कि अगर सपोज मेरे को कोई इलमेंट है, तो क्या मैंने वो डिस्कस करके ये चेक किया है कि वो कवर होगी कि नहीं होगी। ठीक है। कहीं उस पर कोई लॉक इन तो नहीं लगेगा या कोई वेटिंग पीरियड तो नहीं लगेगा या कोई उसमें एक्सक्लूजन तो नहीं लगेगा। अगर वो सब चीजें हमने चेक की हैं तो फिर कोई इशू नहीं होता है। अच्छा, कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसपे जो एजेंसीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो मना कर देती हैं कि हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते। Yes. वो कौन सी बीमारियां हैं? उसमें 3-4 चीजें होती हैं। जैसे बाय बर्थ अगर आपको कोई है या एड्स का इशू है, ठीक है। 2-3 और क्रॉनिकल डिजीज हैं जिनको हम नहीं कवर करते हैं। वो अंडर राइटिंग में जब भी कुछ होता है तो हम उसे वहाँ पे जब डिस्कस करते हैं तो वो नेचुरल है कि वो कंपनियां आपको वहाँ पे अंडर राइटिंग के बाद ये बताती हैं कि हाँ ये हम कवर करेंगे या नहीं करेंगे या कुछ कंडीशंस के साथ करेंगे। ठीक है। ऐसा। और क्या ऐसा भी हेल्थ इंश्योरेंस आता है जिसमें आजकल, क्योंकि मॉडर्न टाइम आ चुका है हेल्थ सेक्टर में, और रोबोटिक्स के बारे में जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, कि ऐसा भी कोई प्लान है कि रोबोटिक ट्रीटमेंट भी उसमें कवर हो? हाँ बिल्कुल है। देखिए, जब किसी कंपनी के साथ हम कोई हायर वर्जन का प्लान लेंगे, और आजकल क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, तो एडवांस ट्रीटमेंट भी बहुत सारी कंपनी हैं जो अपने प्लान्स में कवर करती हैं। हो सकता है कि उसकी कोई लिमिटेशन हो कि जैसे वो 2 लाख तक का, 3 लाख का या 5 लाख का करती हैं, लेकिन अगर आप उनका हायर सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसमें भी वो रिलैक्सेशन होता है। ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि व्हाट यू आर टेकिंग। ओके। आप कोई 5 लाख का प्लान ले रहा है और उसमें वो चाहे कि रोबोटिक्स भी हो जाए, तो हो सकता है कंपनियां ना दें। ओके। और ये भी हो सकता है कि आप 20 लाख का प्लान ले रहे हैं तो सब कुछ कवर है। ठीक है। क्योंकि उतना रेवेन्यू उनके पास भी आना चाहिए कि भी जिससे वो उन सब चीजों को कवर करें। ठीक है। यू आर कंटिन्यूअसली मेंशनिंग टाइप्स ऑफ प्लान, कि किस तरीके का प्लान आपको लेना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू यू एज एन इंश्योरेंस एक्सपर्ट, किस तरीके का प्लान लेना बेहतर होता है? भाई, हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्लान हम ले रहे हैं तो उसमें एक तो कोई को पेमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ना ही उसमें कोई कैपिंग होनी चाहिए। को पेमेंट और कैपिंग का मतलब? मीन्स जैसे कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि 1% रूम रेंट का कैपिंग रखती हैं। 1% रूम रेंट का कैपिंग का मतलब है कि अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया है तो 10,000 से ज्यादा का आप कोई भी रूम नहीं ले सकते हैं। और जब 5 लाख का लिया है तो 5,000 से ज्यादा का आप रूम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। इफ इन केस यू टेक दैट,
अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं है या आपको मान लो वो कहते हैं कि भाई अभी हमारे पास वैकेंट नहीं है कोई ऐसा, तो हायर वर्जन का वो आपको रूम दे देते हैं। राइट। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सिर्फ रूम के रेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, या सिर्फ रूम रेंट का नहीं होता है। ठीक है। उसके बावजूद जो एक डॉक्टर की विजिट होती है, सेम डॉक्टर की विजिट चेंज हो जाती है, उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो वो जो ओवरऑल एक्सपेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है। ओके, मतलब ये है कि कंपनी जो बेयर करेगी उसके अलावा भी आपको फिर पेमेंट करना पड़ सकता है। और कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं कि जो आपको प्रीमियम तो कम ले रहे हैं, बट वो को पेमेंट रख देते हैं कि 5 लाख का प्लान है तो उसमें जो भी क्लेम आएगा तो हो सकता है उसमें 10% 20% का वो को पेमेंट रख दें। ठीक है। वो सीनियर सिटीजन्स की कुछ पॉलिसीज में भी ज्यादा होता है। जब 60 प्लस में अगर आप ले रहे हैं तो वहां पे को पेमेंट भी होता है और नहीं भी होता है। बिल्कुल। आपने अभी शुरुआत में जिक्र किया कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है आजकल बहुत महंगा होता जा रहा है और जीएसटी भी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो कहीं मैंने खबर ये पढ़ी थी कि जीएसटी अब एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है, प्रपोज्ड है। हाँ, तो अगर हो गया इससे तो जो इंश्योरेंस लेने वाले हैं उन लोगों को क्या इसमें फायदा होगा? 18% का जीएसटी है प्रीमियम पे आज की डेट में। उससे पहले जब ये चेंज हुआ था तो 12.5% था। आप ये देखें कि अगर किसी का 50,000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है तो उसको कितना 9,000 रुपए तो उसमें कम से कम वो देना पड़ रहा है लगभग जीएसटी। तो अगर वो कम हो जाएगा तो एक बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है। और हॉस्पिटल्स के लिए या एजेंसीज के लिए क्या फायदा हो सकता है इसमें? नहीं, उसका तो गवर्नमेंट से रिलेशन है, वो जो टैक्स है वो तो गवर्नमेंट को जा रहा है। ठीक है। हॉस्पिटल्स को तो इससे कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल्स को तो उस प्रीमियम से भी मतलब नहीं है। ठीक है। उसको तो ये है कि भाई अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं हु विल बियर दैट। वो चाहे वो इंडिविजुअल पे करे या कंपनी पे करे। तो हम अपनी लायबिलिटी को बेसिकली ट्रांसफर करते हैं इंश्योरेंस लेके उस इंश्योरेंस कंपनी पर कि जो हमें ये बताए भाई हमारे अगेंस्ट में जो भी हमारा बिल आएगा वो पे करेगी। ठीक है। ये तो बात हुई हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तब किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है? लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम सबको लाइफ इंश्योरेंस रखना ही चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम अपनी वैल्यू कितनी करते हैं। बिल्कुल। अगर हमें लगता है कि हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसको ये लगता हो कि मुझे इंश्योरेंस की या लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में कुछ डिपेंडेंट्स हैं मेरे पास, मेरे उसमें, तो मुझे नेचुरल है कि कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, लेना ही चाहिए। बिकॉज अनसर्टेनिटी आज की डेट में किसी को नहीं पता है। लाइफ नहीं रही तो उनका भरण पोषण कौन करेगा, उनको कौन देखेगा। और मैंने अगर असेट्स बना भी लिए हैं तो मैं नहीं मानता कि कोई भी फैमिली मेंबर उनको डिस्पोज करके अपनी लिवलीहुड को आगे बढ़ाएगा। तो इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस, एक एडिकेट अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस शुड बी देयर। ओके। एक चीज़ आती है कि समटाइम्स हाँ हम फैमिली के लिए कर रहे हैं कि हम अगर नहीं रहे तो फैमिली जो है उनका लाइफस्टाइल ना खराब हो जाए या वो मेंटेन कर पाए अपने आप को। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हैं या जो फैमिली है, जो ब्रेड अर्नर है, उन्हें घर से बाहर निकाल देती है या समटाइम्स दे थ्रो देम। सो क्या वो लाइफ इंश्योरेंस उस वक्त काम आएगी उनके लिए या सिर्फ फैमिली के लिए काम आएगी? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस is my responsibility for the well-being of my dependents। कि अगर मैं नहीं रहा तो उनकी जो लाइफ है उसको कौन सपोर्ट करेगा। अगर मुझे मेरी लाइफ को सपोर्ट करना है तो उसके प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं किसी लाइफ इंश्योरेंस को भी ले सकता हूँ कि जिसका एक अमाउंट मेरी रिटायरी एज के आसपास आए। मैं कोई पेंशन प्लान ले सकता हूँ जिसमें कि मेरे को एक एज के बाद मुझे पेंशन शुरू हो जाए, सो दैट आई विल नॉट बी डिपेंडेंट टू एनीबडी। ठीक है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि अब मैं उस कॉर्पस को क्रिएट करने के लिए किस तरह के प्लान लेना चाहता हूँ, यानी मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है। मैं कंजर्वेटिव होके लेना चाहता हूँ या मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होके कहीं ना कहीं इक्विटीज में या कहीं और किसी जगह पे इन्वेस्ट करके उस कॉर्पस को क्रिएट करके फिर फर्दर मैं अपने लिए एक अमाउंट बना लूं कि मेरे लिए वो पेंशन का काम करे। ठीक है। तो पुराने लोग क्या करते थे, जमीनें खरीद लेते थे, घर ले लेते थे, तो रेंटल इनकम उनके लिए बन जाती थी। बिल्कुल। अब डिस्पोजल उसका करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे आजकल रहते नहीं है पेरेंट्स के साथ, वो लोग बाहर चले जाते हैं या कहीं एजुकेशन के लिए या क्या कहते हैं अर्निंग्स के लिए। तो उन प्रॉपर्टीज की भी वैल्यू आज की डेट में मेरे हिसाब से उतनी नहीं है, क्योंकि जो पैसा चाहिए मेरी सर्वाइवल के लिए वो बड़ा मुश्किल होगा कि मैं वहां से उनको मैनेज भी करूं, मेंटेन भी करूं
और फिर कहीं ना कहीं केयर टेकिंग भी करूं कि हाँ भाई जो बंदा वहाँ पे रह रहा है उसमें रह रहा है राइट वो उसको कहीं कब्जा ही ना कर ले। बिल्कुल। तो एज यू सेड कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लिए भी चीजें बना के रखा जाए। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए सिर्फ अपने लिए? वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है? एज यू सेड कि पुराने लोग प्रॉपर्टीज में कर देते थे इन्वेस्ट और बाकी सारी चीजों में। लिक्विड एसेट्स में आप इंश्योरेंस के थ्रू भी अपना कॉर्पस बना सकते हैं। आप कोई पेंशन प्लान ले सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। ठीक है। आपके पास एफडीज होती हैं, कॉर्पोरेट एफडीज भी हैं जो थोड़ा बैंक से अच्छा रिटर्न देती हैं। उसमें आप चूज कर लें कि कुछ रिलायबल कंपनीज हैं उन्हीं के साथ जाएं। वो 1-1.5% ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देती हैं। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आप इस तरह से मैनेज करें कि जो आपकी लायबिलिटीज हैं लाइफ में, यानी आपके बच्चों की एजुकेशन है, उनकी मैरिजेस हैं, या आपका खुद का पेंशन फंड है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से प्लान हो कि उन सारी जो इवेंट्स हैं जो जिस एज में आने वाली हैं, आप उस टाइम पे एक कॉर्पस आपके पास आ जाए। ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आई डोंट थिंक कि कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, एक 25,000 की सैलरीड पर्सन या 30,000 का सैलरीड पर्सन ये सारी चीजें कैसे मेंटेन करेगा? तो डिपेंड करता है उसकी एज कितनी है। अगर वो अर्ली एजेस में है, अभी स्टार्ट किया है उन्होंने, तो अभी तो फिलहाल वो अपने कॉर्पस को बढ़ाएगा भी। और अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले, बिल्कुल, और उसके बाद एक एसआईपी शुरू करे ताकि कॉर्पस बढ़े। और अगर पैसा बचता है फिर भी तो उसको कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी फंड में भी रखे। वो एफडी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर अगर इक्विटी में रखेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत है, तो इसका रिटर्न अच्छा आएगा। और जब उसकी लायबिलिटीज आएंगी तो उसके पास एक अच्छा कॉर्पस हो सकता है। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं ज्यादातर लोग इंश्योरेंस लेते वक्त, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो? कई बार ये होता है कि हम ना बिना प्लानिंग के प्रोडक्ट्स लेते हैं। हाँ। हमें ये नहीं पता होता है कि हम ये क्यों ले रहे हैं। somebody suggested me, somebody forced me, somebody, किसी को हमने सिर्फ ऑब्लाइज करना है। कई बार ऐसा भी होता है। Have you met a lot of people? होता है, कई बार होता है कि अब वो किसी ने कहा कि हमने ये प्लान ले रखा है, पापा ने दिलाया था या मैंने ले लिया, एक अंकल थे, भैया थे, किसी ने भी कुछ भी कहा, सजेशन दिया था, तो हमने ले लिया बिकॉज कि चलो ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, आप उसे अपने किसी न किसी गोल से अटैच करके ले। ठीक है। यू मस्ट नो कि व्हाई आई एम टेकिंग दिस, किस टाइम पे मुझे पैसा चाहिए, उसको लेने के लिए या उसको कॉन्कर करने के लिए मुझे कितना, कौन से वाले एसेट्स में पैसा डाल के मुझे वो मिल जाएगा। आप 5 साल के बाद की भी लायबिलिटी ले सकते हैं, आप 10 साल के बाद की भी, आप क्या कहते हैं 15 साल की और 20 साल की, आप इस तरह से प्लानिंग करें। ठीक है, मतलब आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करें या ऐसा इंश्योरेंस लें जो आपको आने वाले 10 या 15 साल के बाद आपका क्या होने वाला है उसको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट। नेचुरल है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, एफडीज हो, हमें ये सोचना है कि मुझे पैसा कब चाहिए। ठीक है। वो मेरा जो टारगेट है वो कितना है। अगर मुझे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अर्ली एजेस में जब हम अनमैरिड हैं तो हमें ये समझना है कि आज की डेट में जो मैरिज की लाइफ एज है वो 25 से 28 के बीच में हो गई है। तो 30 के आसपास किसी के इश्यूज होते हैं, एक नया बच्चा फैमिली में मेंबर आता है। अब वो जब 18 का होगा तब हमें पैसा चाहिए। जो फर्स्ट लायबिलिटी होती है किसी भी पेरेंट्स की, स्कूल की जितनी भी है वो तो हमें पहले ही पता होता है कि हमें करना ही। तो हम ये माने कि उस टाइम पे मुझे एक बड़ा कॉर्पस चाहिए। अब वो कितना हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि भाई मैं अपने बेटे को या बच्चे को क्या बनाना चाहता हूँ। तो वो आप मेडिकल में भेजना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। तो आज की डेट में उसकी कॉस्ट 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक हो सकती है। ठीक है। तो मेरे मन में अगर ये बात होगी तो हम धीरे धीरे उस कॉर्पस की तरफ बढ़ेंगे। उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स लेंगे। उन प्रोडक्ट से फिर हम ये देखेंगे कि मैं 20 साल के बाद वाला भी एक प्रोडक्ट ले लूं, और एक अगर 5 साल या 10 साल के बाद भी मुझे पैसा चाहिए कि भाई उसकी कोचिंग करवानी होगी, जब वो मेडिकल के लिए करेगा तैयारी या कुछ, जब वो 14 साल का होगा तो उस टाइम पे भी मेरे पास पैसा आ जाए। प्लस सेम चीज है कि मैं उसमें अपनी पेंशन का या अपनी रिटायरमेंट का भी प्लान करूं, तो वो बड़ा लंबी, मतलब एक प्लानिंग है। हाँ, वो करनी पड़ेगी, बाकायदा करनी पड़ती है। अनुमेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे तरफ से कि समटाइम्स ये देखा जाता है कि एजेंट्स
जब कोई पॉलिसी या कोई इंश्योरेंस दे रहे होते हैं तो दे मेड मिस्टेक्स, और समटाइम्स कुछ चीज़ें वो हिडन रखते हैं जो लोगों को नहीं बताते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए और पूछना ही चाहिए एजेंट से? देखिए, एक अच्छा एडवाइजर कभी भी नहीं करेगा ऐसा। वो हमेशा अपने क्लाइंट के वेलबींग के लिए काम करते हैं और वही सफल भी रहते हैं। ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एक या दो बार ही आप किसी के साथ अटैच रह पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फ्लोट हो रही है कि हर चीज़ की ना कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, मौजूद है। राइट। तो अगर आपके क्वेश्चंस पहले से ही कवर कर दिए जाएं बाय योर एडवाइजर, या कोई भी चीज़ सिर्फ इसलिए ना की जाए कि हमें सेल करनी है, तो आई डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ लोग ऑनलाइन काफी परचेज करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि वो बहुत सारी चीजों को समझ ना पाए या बहुत सारी चीजों को वो देख ना पाए, और वो प्रीमियम पे चेक कर लेते हैं कि भाई ये सस्ता दे रहे हैं तो हम यहाँ से ले लें। अब प्रीमियम कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ सिलेक्शन। ओके। बिकॉज यू मस्ट नो कि मेरे को चाहिए क्या, या उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो वो नहीं मिलेगा। जैसे हेल्थ में ही ले लेते हैं कि वो 100% कैशलेस वाली सिचुएशन है जी। कि पहले ये होता था कि हम गए हॉस्पिटल, उन्होंने हमसे कुछ कैश ले लिया, एडवांस में वो रख लेते हैं कि जब तक क्लेम वहां से सेटल होगा नहीं होगा तो उसके लिए वो कर लेते हैं। अब वहां पे फिर जो एक होता है कि नॉन सर्जिकल आइटम्स का ना एक एक्सपेंस होता है जो पहले इंश्योरेंस का पॉलिसीज में कवर नहीं होता था। अब लेकिन कुछ राइडर्स के साथ सारी कंपनियां उनको दे रही हैं। ठीक है। तो पहले मन में होता था कि मैंने पॉलिसी भी ले रखी है, फिर भी 5-10 हज़ार रुपए उसने हॉस्पिटल ने मेरे से ले लिए। राइट। वो किसी भी रीजन से लिए, तो सबको पता था कि भाई यहाँ ये देने पड़ते हैं। पर धीरे धीरे कंपनियों को भी समझ आया कि भाई ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों को मिलनी चाहिए, तो एक छोटा सा अमाउंट पे करके हम उन चीजों से भी बच सकते हैं। तो इफ यू नो दैट, तो आपको सारी चीजें मिलती हैं। ओके। लास्ट क्वेश्चन, एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड फॉर द व्यूअर्स जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले करके परेशान हो गए हैं, या दे वांट कि वो लाइफ इंश्योरेंस लें? देखिए, इंश्योरेंस चाहे लाइफ है चाहे हेल्थ है, हमें ये समझना है कि वो मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों ले रहा हूँ। अगर मैंने उसको सही से डिस्कस किया है, किसी एक अच्छे एडवाइजर के साथ बैठ के टोटल डिस्कशन, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बता के फिर कुछ प्लानिंग की है, तो वो हमेशा ही अच्छा रहेगा, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और टाइम टू टाइम रिव्यू भी कर लेना चाहिए कि हमें और इसको इंक्रीज तो नहीं करना है, या इसको बढ़ाना तो नहीं है, या इसमें कोई चेंज तो नहीं करना है, या कुछ नए प्रोडक्ट्स तो नहीं है जिनको हम ऐड करके अपनी लाइफ को और स्मूथ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ये था पूरा एपिसोड, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।